जय हिंद भाई, सारे भाइयों ने। भाई जैसे कि आपको पता ही चल गया है कि आज जो हरियाणा एएलएम और एसए का कुछ पेपर हुआ था, उसकी आंसर की आ रखी है। ऑफिशियल आंसर की आ गई है, ठीक है। उसी के आधार पर जो हमारा पेपर हुआ था 31 दिसंबर 2023, ठीक है, तो उसका हम आंसर की के हिसाब से सॉल्यूशन करवाएंगे कि गवर्नमेंट ने, हरियाणा सरकार ने कौन सा आंसर उसको ठीक माना है, और उसी बेस पे आपको ये क्वेश्चन के आंसर बताने वाले हैं, ठीक है। आप अपने आंसर भी मिला सकते हैं, डायरेक्ट आपने आंसर की से मिला ही लिए होंगे, लेकिन इसका वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि जो भी भाई आगे भी प्रिपरेशन करेगा, जिसको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने होते हैं या क्वेश्चन देखने होते हैं कि कौन कौन से आए हुए हैं, तो आप उनको यूट्यूब पे मिल जाए। और आप भी अपने कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 31 दिसंबर 2023 पेपर हरियाणा एएलएमएस से क्वेश्चन पेपर, ठीक है। सॉल्यूशन आफ्टर आंसर की आज आ गई, उसके अनुसार जो भी आंसर बनते हैं क्वेश्चंस के, वो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करवाया जाएगा 100% एक्यूरेसी के साथ में। ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। कोई भी इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड या एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन होगा आपको मिल जाएगा। शुरू करते हैं। ये जो कोड सी है, ठीक है, सी कोड का जो आंसर आपको हम बताएंगे सी कोड के हिसाब से, या कोई भी इस वीडियो को बाद में देख रहे हो तो उसके लिए तो कोड मैटर ही नहीं करेगा, लेकिन जो आज ही जिन्होंने एग्ज़ाम अपने क्वेश्चंस मिलाना चाहता है तो अपने क्वेश्चन के हिसाब अनुसार अपने आंसर मैच कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट है, मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये हरियाणा का है, लेकिन ये इंडिया जीके में पूछ लिया है क्वेश्चन। जो मुरादाबाद है वो आंसर की के हिसाब से आंसर सी हमारा ठीक हो जाएगा, ठीक है। पित्तल उद्योग के लिए ये मुरादाबाद प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्यवहारिक वोल्टेज स्रोत में ई वोल्टेज का ईएमएफ है तथा आंतरिक प्रतिरोध रेखा आर ओम, यदि यह 1 एम्पीयर की लोड धारा की आपूर्ति करता है तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, ठीक है। तो इसमें जो वोल्टेज सोर्स का ईएमएफ है ना, वो ई दे रखे हैं, ठीक है, और जो आंतरिक प्रतिरोध है वो आर दे रखे हैं, ठीक है। तो इन्होंने मतलब करंट दे रखी है आई, तो जो इंटरनल वो होगी शक्ति का जो लॉस होगा वो हो जाएगा, आई दे रखा ना, आई इंटू आर, ठीक है। ये हो गया लॉस जो वोल्टेज सोर्स है। और इसने टर्मिनल वोल्टेज पूछ रखा है। टर्मिनल वोल्टेज कितने की, टर्मिनल वोल्टेज वो होती है जब किसी बैटरी की इंटरनल लॉस को घटा के जो टर्मिनल पे वोल्टेज मिलती है वो बताना है, ठीक है। तो यहाँ ई है जो वोल्टेज, उसमें से आंतरिक प्रतिरोध घट जाएगा, ई में से कितना घट जाएगा आंतरिक प्रतिरोध, आई इंटू आर, ठीक है। ये होगा आपका टर्मिनल वोल्टेज। तो आंसर यहाँ पे डी उत्तर है, और आंसर की के हिसाब से भी यहाँ डी उत्तर दिया हुआ है। आगे है, सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए पृथ्वी के पोटेंशियल को किस रूप में लिया गया है, ठीक है। पृथ्वी का पोटेंशियल पूछ रखा है, जो कितना होता है, विभव कितना होता है, तो ये शून्य हो जाएगा पृथ्वी के लिए। ये उत्तर ठीक हो जाएगा यहाँ पे। आगे क्वेश्चन है, पीछे के सिरे पर क्यू में एक नया तत्व डालने के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, और आंसर के अनुसार इसका डी उत्तर हो जाएगा EN/Q, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश नियम के अनुसार किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत प्रवाह सतह से गिरे कुल आवेश के बराबर होता है। तो ये पूछ रखा है कि कौन सा किसका नियम है, ये गॉस का नियम है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, ओम के नियम के अनुसार किसी परिपथ की प्रवाही धारा किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आई होती है V/R के होती है, ठीक है। तो व्युत्क्रमानुपाती पूछ रखा है, आई किसके व्युत्क्रमानुपाती है, तो ये रेजिस्टेंस की होगी, ठीक है। डायरेक्ट पूछ लेते हैं तो वोल्टेज की हो जाती है, और व्युत्क्रमानुपाती इनवर्स प्रोपोर्शनल पूछ लेते हैं तो ये उत्तर आपका रेजिस्टेंस भी हो जाएगा, प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ, बड़े विद्युत स्टेशनों के लिए
बड़े विद्युत स्टेशनों के लिए उपयोग किए जाने वाले अर्थिंग प्रतिरोध का आदर्श मान आइडियल जो वैल्यू है वो निम्न में से कौन सा होता है। जो लार्ज अर्थिंग लार्ज इलेक्ट्रिक स्टेशन होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो रेजिस्टेंस होता है 0.5 ओम होता है, और जो स्मॉल होता है उसके लिए हम 1 ओम मान के चलते हैं। लेकिन इसका उत्तर मैं स्मॉल इसके बड़े स्टेशनों के लिए पूछ रखे तो आंसर ए ठीक हो जाएगा आपका, ठीक है। और जो घरेलू वायरिंग होती है उसके लिए भी 1 ओम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मल्टी यूजर या मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो आंसर की के अनुसार उत्तर डी ठीक हो जाएगा यहाँ पे लिख करके ये, ठीक है। तो यहाँ पे MS DOS है जो मल्टी यूजर या मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। 9th क्वेश्चन आ गया, डैश गैस का विद्युत विखंडन है जो लंबे समय तक विद्युत निर्वहन उत्पन्न करता है, ठीक है। डैश गैस का इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन है, ठीक है, जो क्या करता है, प्रोड्यूस ए प्रोलोंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करता है। तो उत्तर यहाँ इलेक्ट्रिक आर्क, ठीक है। आर्क उत्पन्न हो जाती है जब लंबे समय तक विद्युत निर्वहन उत्पन्न करता है गैस का विद्युत विखंडन। जब मतलब ये सर्किट ब्रेकर के हिसाब से समझ लो कि सर्किट ब्रेकर का जब सर्किट ओपन होता है तो चिंगारी उत्पन्न होती है, ठीक है। तो चिंगारी उत्पन्न होगी तो गैसों का मतलब क्या हो जाता है, आयनीकृत हो जाती है, एयर आयनित हो जाती है, तो गैसों का विखंडन हो जाता है। उसी वे में इसका आंसर आ रखा है कि इलेक्ट्रिक आर्क, ठीक है, आर्क उत्पन्न हो जाती है। आगे 10th, किसी चालक में प्रेरित EMF किसके द्वारा मापा जाता है। वोल्टेज पूछ रखा है किसके द्वारा मापा जाता है, तो ये आपको पता ही है वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। किसी चालक में प्रेरित EMF किसके द्वारा मापा जाता है, वोल्ट मीटर के द्वारा, उत्तर भी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है 11th, घरेलू वायरिंग में एक स्विच हमेशा कहाँ लगाया जाता है। सभी को पता है भाई, लाइव वायर में लगाया जाता है, ठीक है। जो हमारा फेस होता है, फेस वायर, उसी में लगाया जाता है। जबकि यहाँ पे न्यूट्रल भी दे रखा है, न्यूट्रल में हम जो स्विच होता है उसको न्यूट्रल में नहीं लगाते, लाइव वायर में लगाते हैं। स्विच हो गया या फ्यूज हो गया, हम इन दोनों का ही लाइव वायर में यूज करते हैं। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया। पाइथन हमें कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर प्लस का उपयोग करके दो स्ट्रिंग्स में शामिल होने की अनुमति देता है जिसे प्रतीक डैश द्वारा दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे प्लस के द्वारा दर्शाया जाता है। कंप्यूटर का क्वेश्चन है, आंसर सी उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये 13th क्वेश्चन है, इन 3 फेज सिस्टम 3 voltage have same magnitude and frequency but with the phase difference of dash degree। यह फेज डिफरेंस है उसकी वो पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे जैसे 3 फेज दे रखे हैं तो ये फेज के हिसाब से होता है, जितना भी फेज दे रखा है वो 360 के से 360 को जितने फेज का सिस्टम है उतने से डिवाइड कर देते हैं। जैसे 3 फेज है ना, 360 को 3 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 120 आंसर हो जाता है। और आंसर की के हिसाब से भी यहाँ 120 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, सड़क के पास बच्चों का चिन्ह आसपास खालिस्तान की संभावना दर्शाता है। ये स्कूल का चिन्ह होता है। जैसे स्कूल के आसपास देखोगे आप, 2 बच्चे बैग ले हुए और खेलते से ऐसे जाते हुए ऐसे चिन्ह दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये जो सड़क के पास में जो बच्चों का चिन्ह होता है ना, वो किसको दर्शाता है कि आसपास में स्कूल है। तो उत्तर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में कुणाल और बनावली का प्राचीन स्थल खालिस्तान नदी के किनारे है। तो आंसर की के हिसाब से यहाँ पे सरस्वती नदी हो जाएगा, ठीक है। जबकि कई बच्चे इसमें गग्गर भी करके आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन जो प्राचीन काल से पूछा गया है और HSSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके अनुसार भी यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा, सरस्वती, ठीक है। बनावली का जो प्राचीन स्थल है कहाँ किसके किनारे, नदी पे, सरस्वती नदी के किनारे पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सिंपल आ गया भाई, 1 गज में कितने फिट होते हैं, 3 फिट होते हैं, ऑप्शन बी। आगे है, मोटरिंग क्रिया में बल की दिशा किसके द्वारा मापा जाता है। मोटर में जो फोर्स होता है वो किसके द्वारा नापा जाता है, ठीक है। ये आपका उत्तर ए हो जाएगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के अनुसार, ठीक है। ये मैंने ऐसे याद करके है कि इंग्लिश में याद करके है, लेफ्ट राइट, जैसे पहले लेफ्ट बोलते हैं हम फिर राइट, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में पहले लेफ्ट की करता हूँ, लेफ्ट राइट ऐसे बोलते हैं ना, तो
ऐसे ही हम बोलते हैं मोटर जनरेटर, ऐसे नहीं बोलते कि जनरेटर पहले बोल दिया मोटर बाद में बोल दिया। तो हम डेली बेसिस पे मोटर प्रीफरेंस रखते हैं, तो लेफ्ट राइट फिर उसके बाद मोटर जनरेटर, ठीक है। ऐसे ही फ्लेमिंग के जो लेफ्ट हैंड है उससे मोटर की जो बल की दिशा है उसको दर्शाते हैं, और जो फ्लेमिंग का राइट हैंड है, ठीक है, उसमें उससे क्या हम खोज करते हैं या किससे उससे क्या पता चलता है, जो जनरेटर की घूमने की दिशा है, ठीक है, उसका पता चल जाता है कि जनरेटर या इलेक्ट्रिसिटी की दिशा होगी, मतलब वो उसका किस दिशा में होता है। जो जनरेटर में ईएमएफ होता है उसकी दिशा देखने के लिए फ्लेमिंग का राइट हैंड होता है, और जो मशीन की घूमने की दिशा होती है या बल की दिशा होती है वो लेफ्ट हैंड से हम पता कर लेते हैं। तो यहाँ पे उत्तर आपका ए हो जाएगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ या लेफ्ट हैंड रोल। 18th है, किस शहर को अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है? तो उत्तर ए हो जाएगा यहाँ पे, कोच्चि को अरब की रानी के रूप में जाना जाता है। ये इंडिया जीके का क्वेश्चन डाल रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्निकल का, ये है मापने वाले उपकरणों में संतुलन की स्थिति के तहत नियंत्रित बलागुण जो जो ये कौन सा होता है, एक होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, एक ये कंट्रोलिंग टॉर्क होता है, ठीक है। जो कंट्रोलिंग टॉर्क है और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, विक्षेपित बलागुण ये होते हैं, ठीक है। संतुलन की अवस्था में क्या होता है, ये बराबर में होते हैं। जैसे कि क्या होता है, ऐसे होता है ये चीज़ कि जैसे बाइक का होता है ना, मीटर होता है 1 2 3 4 5, जैसे रेस चलती है तो हमारी जो ये सुई है यहाँ पे पहुँच गई जैसे, ठीक है, ये 20 30, ये 30 पे पहुँच जाती है। 30 पे जाने के बाद ये रुक गई मान लो, ठीक है। तो रुकने का मतलब ये होता है जैसे कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने के लिए जो फोर्स लगा है, और वहाँ पर रोकने के लिए जो यहाँ से, ठीक है, ये कंट्रोलिंग टॉर्क बोलते हैं इसको, ये टॉर्क लगा, ये दोनों इक्वल हो गए तभी एक जगह पर रुकेगी। अगर हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ज़्यादा होगा तो सुई घूमती रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी, ठीक है। अगर कंट्रोलिंग टॉर्क ज़्यादा हो गया तो सुई कंट्रोल की स्थिति में आके जीरो पे आ जाएगी। जब ये बराबर हो गए तभी हम इसको मानते हैं कि ये संतुलन स्थिति की अवस्था में है, जो हमारा पॉइंटर होता है, ठीक है। तो उत्तर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, टी सी इक्वल टू टी डी। प्रतिरोध का मान किसके द्वारा मापा जाता है? रेजिस्टेंस का मान किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये ओम मीटर के द्वारा मापा जाता है, सबको ही पता है इस चीज़ का। तो नेक्स्ट है, ये हमारा जो हरियाणा का ही पूछ रखा है, HRG का, इस मुगल शासन के अधीन होने पर हरियाणा ब्रिटिशों के नियंत्रण में आया। इस मुगल शासन के अधीन होने पर हरियाणा ब्रिटिशों के नियंत्रण में आया। जैसे कि ये पूछ रखे कि हरियाणा ब्रिटिशों के नियंत्रण में कब आया, कि उस टाइम कौन सा शासक शासन कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर ए हो जाएगा, शाह आलम, ठीक है। शाह आलम का शासन था जिस टाइम हमारा हरियाणा का ब्रिटिशों ने नियंत्रण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। एक सेकेंड, हाँ भाई देखो, जो हम आ गए 22 क्वेश्चन पे। तो किसी परिपथ की जो इम्पिडेंस है वो किसके रेसिप्रोकल होती है, व्युत्क्रम कहलाता है, ठीक है। जो इन इम्पिडेंस है उसका व्युत्क्रम पूछ रखा है कि वो उसको क्या बोलते हैं। तो इम्पिडेंस का व्युत्क्रम होता है एडमिटेंस, ठीक है, जिसको हिंदी में प्रवेश बोलते हैं। तो आंसर आपका डी हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे जो इम्पिडेंस होता है वो एक रेजिस्टेंस की तरह ही होता है। जैसे कि रेजिस्टेंस होता है किसी जो रजिस्टर द्वारा अवरोध किया जाता है किसी उसमें कंडक्टर में, और इम्पिडेंस होता है किसी रेजिस्टेंस प्लस में इंडक्टेंस प्लस जो कैपेसिटेंस होता है उनका दो दो का या तीनों का जो मिलके प्रतिरोध होता है, जो मिलके जो अवरोध होता है करंट के रास्ते में, उसको इम्पिडेंस बोलते हैं, ठीक है। और एडमिटेंस किसे बोलते हैं? ये होता है जैसे कि कंडक्टेंस के समान ही होता है। कंडक्टेंस होता है रेजिस्टेंस को कम करना, मतलब रेजिस्टेंस के
रेसिप्रोकल होते हैं, और जो एडमिटेंस होता है वो इम्पीडेंस के रेसिप्रोकल होते हैं। जो करंट को कितनी सुगमता से बहा सकते हैं वो बताता है एडमिटेंस। तो उत्तर डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है भाई 23। एक 6 पोल इंडक्शन मोटर की आपूर्ति 10 पोल अल्टरनेटर द्वारा की जाती है, तो 600 आरपीएम पर संचालित होती है। जो 600 आरपीएम पर संचालित होती है, यदि मोटर 970 आरपीएम पर चल रही है तो प्रतिशत स्लिप बतानी है कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मोटर की वो दे रखी है, जो आपकी स्पीड होती है रोटर की। ठीक है, एन आर दे रखी है आपको मोटर की, और यहाँ पे एन एस निकाल लेंगे हम। कैसे निकाल लेंगे एन एस? एन एस का फॉर्मूला होता है 120 एफ बटे में पी। तो एफ बटे में पी, यहाँ पोल किस चीज़ के लेंगे हम? अल्टरनेटर के लेंगे, क्योंकि ये अल्टरनेटर से ही जुड़ी हुई होती है, जो अल्टरनेटर से ही सप्लाई देती है। ठीक है, तो 6 पोल हो गए यहाँ पे अल्टरनेटर द्वारा होते हैं जो। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी दे रखी है क्या? एक सेकेंड। 10 पोल अल्टरनेटर द्वारा दी जाते हैं जो 600 आरपीएम पर संचालित है। तो यहाँ एन एस दे ही रखी है। ठीक है, एन एस 600 आरपीएम। एक सेकेंड, हाँ, जो अल्टरनेटर की एन एस है वो 600 आरपीएम दे रखी है। यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। ठीक है, तो 120 एफ बटे में पी 60 दे रखे हैं, तो 6 दूनी 12 20, एक इधर आगे 20 डिवाइड में हो जाएगा 0 2 पे। एक सेकेंड यार, एक 6 पोल इंडक्शन मोटर की आपूर्ति, अल्टरनेटर के पोल 10 दे रखे हैं भाई, सॉरी यार। यहाँ पे 600 इक्वल टू 120 एफ बटे में जो अल्टरनेटर के पोल है वो 10 दे रखे हैं। 10 से 10 कट गया, या 12 इधर आगे डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो 12 डिवाइड 12 पंजे 60, तो फ्रीक्वेंसी आ गई आपकी 50 हर्ट्ज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आ गई 50 हर्ट्ज, और यही सप्लाई हम मोटर को देते हैं, तो फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगी मोटर में भी। तो अब हम यहाँ से निकाल लेंगे स्लिप। स्लिप का फॉर्मूला क्या होता है? स्लिप का फॉर्मूला होता है एन आर वन, एक सेकेंड, जो एन आर होता है ना वो होता है एन एस वन माइनस एस। तो यहाँ से हम स्लिप निकाल लेंगे। एन आर दे दिया तो हमें एन एस निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे एन एस निकाल लेंगे मोटर की, वो एन एस होगी अल्टरनेटर की, और मोटर की अलग से आएगी। ठीक है, मोटर की एन एस कैसे निकालेंगे? 120 एफ, फ्रीक्वेंसी आ गई आपकी 50, अभी निकाल लिया जो। ठीक है, बटे पोल, पोल हम मोटर के पोल लेंगे यहाँ पे 6 6 दूनी 12 20 गुना 50 5 दूनी 10, 1000 आरपीएम आएगी, आरपीएम। ठीक है, ये मोटर की 1000 आरपीएम आएगी एन एस। ठीक है, एन एस होगी हमारे पास, और एन आर होगी, तो स्लिप कैसे निकल जाएगी? एन एस माइनस एन आर बटे में एन एस, ये सूत्र होता है स्लिप का हमारा। तो 1000 में 1000 एन एस होगी, 1000 में से हम 970 घटा देंगे, ऊपर बच गया 30। ठीक है, बटे में एन एस कितना है? 1000, और परसेंटेज के नाम का 100 लगा देंगे, 0 से 0 कट गया, 100 से 100 कट गया, तो ये हमारे आ जाएगी 3%। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, और आंसर की के हिसाब से भी आपका उत्तर बी है। 24वां है, एक लैंप का रेजिस्टेंस दे रखा है 10 ओम, और इसके मध्यम की जो धारा दे रखी है 2 ओम, तो इसकी पावर बतानी है। तो आप पावर बता सकते हो आई स्केयर आर लगा के। ठीक है, आई का स्केयर 2 का स्केयर 4, आर कितना है 10, तो 40 वाट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा आपका डी। ठीक है, 50 है, ये साइंस का क्वेश्चन आ गया। रेड ऑफ की के सदस्य सामान्यतः खालिस्तान कहलाते हैं, तो इसको हम रेड एल्गी कहते हैं, लाल सेवाल कहते हैं। ठीक है, आंसर के हिसाब से सी हो जाएगा आपका। 26वां क्वेश्चन है, खालिस्तान का उपयोग तारों की चौड़ाई मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, चौड़ाई का मतलब यहाँ पे वो विड्थ पूछ रखी है या इसका डायमीटर पूछ रखा है। ठीक है, जो वायर्स होते हैं उसका डायमीटर किससे मापते हैं? हम वायर गेज से मापते हैं, तार गेज। भी उत्तर यहाँ पे ठीक हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है 27th,
एक ट्रांसफार्मर में चुंबकीकरण धारा ट्रांसफार्मर कोर में खालिस्तान उत्पन्न करती है। जो ट्रांसफार्मर में जो धारा होती है, करंट होती है, मैग्नेटिज्म करंट, वो ट्रांसफार्मर की कोर में क्या करती है, वो फ्लक्स उत्पन्न करती है। ठीक है, फ्लक्स उत्पन्न होएगा और वही जो प्राइमरी वाइंडिंग का जो फ्लक्स है वो सेकेंडरी वाइंडिंग तक जाएगा और सेकेंडरी वाइंडिंग में इंड्यूस करंट उत्पन्न कर देगा, जिससे पावर सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है और जो वोल्टेज अप एंड डाउन करने के लिए ट्रांसफार्मर का यूज करता है। और आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ए, फ्लक्स उत्पन्न करते हैं। ठीक है, 28वां आ गया। जब दो समान आवेशित कणों को पास में लाया जाता है तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। किसी आवेश कण के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ठीक है, तो किसी आवेश कणों की कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है V=W/Q। ठीक है, तो आवेश कण की कार्य करने की क्षमता, ठीक है, या ये होता है 1 कूलाम। 1 कूलाम इक्वल टू इतना होता है। तो 1 कूलाम जब कोई कार्य करता है उसी को हम 1 वोल्टेज मान के चलते हैं। ठीक है, एक यूनिटी चार्ज के द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, यह 1 कूलाम आवेश को एक जगह से दूसरे जगह पे लेकर जाने के लिए जो किया गया जो कार्य होता है ना, इस कार्य को बोलते हैं हम विभव, विद्युत पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उत्तर भी हो जाएगा आपका यहाँ पे। 29वां है, हरियाणा का गुरुग्राम मानेसर बावल नक्षत्र खालिस्तान के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। तो जो गुरुग्राम मानेसर बावल है हरियाणा का, वो ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। ऑटोमोबाइल का मतलब यहाँ पे जो गाड़ियाँ बनती है, ठीक है, जैसे कि जो मारुति की गाड़ी, मारुति है, वो सबसे बहुत बड़ी फैक्ट्री है गुरुग्राम में। ठीक है, और यही मानेसर में भी है। ठीक है, बावल में भी है। ठीक है, ऑटोमोबाइल का जो हब माना जाता है मानेसर को। ठीक है, तो उत्तर आपका यहाँ पे ऑटोमोबाइल हो जाएगा। क्वेश्चन 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्किट ब्रेकर अपने माध्यम के रूप में हवा या गैस का उपयोग नहीं करता है? तो उत्तर ए हो जाएगा यहाँ पे, बाई कॉइल सर्किट ब्रेकर। जो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर होता है, इसमें भी आपका एयर होता है। ठीक है, इसमें गैस होती है, इसमें भी जो SF6 हेक्सा सल्फर हेक्साफ्लोराइड होती है, इसमें भी आपका गैस होती है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड होती है, गैस से ही बना होता है ये सर्किट ब्रेकर। तो आपका उत्तर यहाँ पे ए हो जाएगा। जो बल्क कॉइल सर्किट ब्रेकर है, इसमें हम ना गैस का यूज करते हैं ना हम हवा का यूज करते हैं। 31 है, 6 ओम और 4 ओम रेजिस्टेंस 240 वोल्ट आपूर्ति के माध्यम से समांतर में जुड़े हुए प्रतिरोध के माध्यम से प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा बतानी है आपको, कितनी होगी? ठीक है, तो ये क्या दे रखा है यहाँ पे, ये 2 रेजिस्टेंस है जिसको हम प्रतिरोध 240 वोल्ट समांतर में जोड़ रखे हैं यार। ठीक है, ये 6 गुणा 4 हो गया, 6 + 4 हो गया, 4 × 24, 4 4 10, तो 2.4 हो गया आपका ये रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट। ठीक है, और वोल्टेज दे रखी है आपकी 240। आपको क्या निकालना है यहाँ पे? विद्युत धारा निकालनी है, I = V/R। ठीक है, 240 V हो गया बटे में रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना हो गया 2.4, या हम लिख सकते हैं इसको 24, 10 ऊपर गुणा में चला जाता है, 24 आपका यहाँ पे 100 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये उत्तर आपका यहाँ हो जाएगा आंसर की के हिसाब से भी। आंसर की आपको लास्ट में प्रोवाइड भी करवा दी जाएगी। अगर किसी को लगता है कि आंसर की में ये आंसर नहीं दिया गया तो आप अपने से भी वेरीफाई कर सकते हो। इसी PDF में आपको लास्ट में मिल जाएगी आंसर की इस क्वेश्चन की। जंक्शन बॉक्स में किस तरह का तार जोड़ पाया जाता है? जो जंक्शन बॉक्स में है जो जोड़ होता है वो किस तरह का होता है? ठीक है, इसको रिटेल जॉइंट बोलते हैं। उत्तर सी आपका हो जाएगा। आप अदर ऑप्शंस भी पढ़ के देख सकते हो। ठीक है, ऑप्शन आपको अगर आप नोट्स बनाते हो या कुछ भी करते हो तो मैं तो यही कहता हूँ, आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे तो जो जैसे हमारा उत्तर हो गया रिटेल जॉइंट, उत्तर सी, तो आप सिर्फ रिटेल जॉइंट ही मत पढ़ना। ठीक है, आप इस वीडियो को आराम से देखना और अदर जो ऑप्शन है उसको भी देखना, ताकि आप क्वेश्चंस में ऐसे होता है कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं वो सेम टू सेम डिटो डाल दिए जाते हैं। अगर आप रिटेल जॉइंट पढ़ोगे और ये ऑप्शन नहीं पढ़े आपने, लेकिन पेपर में जाके तो आपको पढ़ना पड़ेगा कि ये ऑप्शन भी है, तो आप उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपको लगेगा कि ये भी नया हो सकता है, प्लेन टाइप जॉइंट हो।
ठीक है। अगर आप पहले से ही आप सभी ऑप्शन को पढ़ के और फिर उनमें से एक चूज करते हो कि रिटेल जॉइंट आपका उत्तर है, तो आप जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, उसमें भी आसानी से चूज कर पाओगे। नेक्स्ट है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। दे रखा है इसमें कि डी के एस बी एल, तो इसमें कैसे दे रखे हैं, जैसे डी का 4th स्थान होता है, फिर के का 11 होता है, एस का होता है और एस टी 19 होता है, ठीक है, और बी का होता है 2, एल का होता है 12, ठीक है। ये आपको सभी को याद ही हो गए। तो इनका डिफरेंस निकाल लो, 4 7 डिफरेंस हो गया, और 11 और 19 के बीच में 8 हो गया, ठीक है, और 8 और 2 के बीच में 19। जैसे हम एस से बी पे जाते हैं तो 9 जोड़ेंगे ना, तो 19 में 9 जोड़ेंगे, कितना हो गया, 9 9 18 28 हो गया ना, ठीक है। तो 28 हो गया, 26 + 2 26 जेड तक आ गया, और 2 को हम लिख देते हैं बी, ठीक है। तो यहाँ एक एक जुड़ रहे हैं, आगे 9 जोड़ देंगे, ठीक है, 2 में 9 जोड़ेंगे, एक सेकेंड, यहाँ 9 तो जुड़ दिया ना, 9 जोड़ दिया यहाँ पे, 9 से आगे हम 10 जोड़ेंगे, तो 10 जोड़ेंगे, 2 में 10 जोड़ दिया तो 12 हो गया, ठीक है। आगे कितना जोड़ना है, 12 में हमें 11 जोड़ना है, ठीक है, तो आपका 23 आ जाएगा। तो 23 को हम किससे लिखते हैं, डब्ल्यू से लिखते हैं, तो आपका उत्तर डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार का उपकरण गैर दिशात्मक है, ठीक है, और इसका उपयोग करंट और वोल्टेज के एसी और डीसी दोनों मापने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दे रखा, मूविंग कोयल, डायनामीटर टाइप, मूविंग आयरन टाइप, इंडक्शन टाइप। तो देखो, इंडक्शन टाइप तो सिर्फ एसी को मेजर करते हैं, ठीक है, जैसे हमारा एनर्जी मीटर होता हो, इंडक्शन टाइप ही होता है, ठीक है। और जो मूविंग कोयल होता है, ठीक है, मूविंग कोयल टाइप होता है, इसको हम पीएमएमसी भी बोलते हैं, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल। तो ये होता है सिर्फ डीसी मापने के लिए। जो बी और सी हो गया, डायनोमीटर हो गया, इसको हम ईएमएमसी भी बोलते हैं, और मूविंग आयरन होता है, ये एसी और डीसी दोनों मापते हैं। लेकिन जो डायनोमीटर होता है, हम उसको एज ए वाट मीटर मोस्टली यूज करते हैं, लेकिन जो मूविंग आयरन होता है वो एसी और डीसी दोनों को मापता है, और उसका जो ज़्यादातर हम एसी और डीसी दोनों को ही, दोनों मानों को, जैसे कि इसका उपयोग करंट और वोल्टेज को मापने के लिए ही इसका मोस्टली हम यूज़ करते हैं मूविंग आयरन का। जबकि डायनोमीटर का किसके लिए करते हैं, इसका करते हैं हम पावर को मापने के लिए, ठीक है। वाट मीटर होता है, जैसे कि ऐसे होता है 3 वाट मीटर इंस्ट्रूमेंट, 2 वाट मीटर इंस्ट्रूमेंट, तो उसमें हम ईएमएमसी या डायनोमीटर का ही यूज़ करते हैं। तो आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। करंट और वोल्टेज के लिए और एसी और डीसी दोनों के लिए मूविंग आयरन यूज हो जाएगा। 35 है, खुले परिपथ में धारा कितनी होती है। खुले परिपथ में धारा कितनी होती है भाई, 0 होती है, ठीक है। जैसे कि एक तार यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गई, अगर इनको बीच से तोड़ दिया जाए तो ओपन सर्किट हो गया, तोड़ दिया जाएगा तो अगर इसमें करंट होगी तो इसमें तो करंट आएगी नहीं ना, इसके बीच में तो कोई सर्किट नहीं रहेगा ना। तो खुले परिपथ में जो धारा होती है वो 0 होती है। आगे जो डाइवर्सिटी फैक्टर है, इज द रेशो ऑफ द सम ऑफ द इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड्स टू द डैश ऑन द पावर स्टेशन, ठीक है। ये पूछ रखा, जो डाइवर्सिटी सेक्टर इज द रेशो ऑफ, जो डाइवर्सिटी फैक्टर होता है वो किस चीज़ का रेशो होता है, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड्स टू द होता है मैक्सिमम डिमांड के, ठीक है। ये मतलब इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड्स होता है अपॉन में होता है मैक्सिमम डिमांड, तो इसको हम डाइवर्सिटी फैक्टर बोलते हैं। आंसर सी हो जाएगा, अधिकतम मान। नेक्स्ट है, हरियाणा में सूजकुल हस्तशिल्प मेला प्रतिवर्ष कौन से माह में लगता है, ये फरवरी माह में लगता है भाई। और हमारा जो 2023 में होता है, इसमें जो पूर्वी पूर्वी हमारे इंडिया के पूर्वी स्टेट्स है 7 या 8, ठीक है, उनको सभी को एज ए स्टेट थीम यूज़ किया गया था। और जो हम आउट कंट्री की बात कर ले तो आउट कंट्री में भी कई देशों को, जैसे 6-7 देशों को, ठीक है, उनको
एज ए कंट्री थीम यूज बुलाया गया था इस मेले में। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत मशीनों के लिए प्रयुक्त स्थायी चुंबक सामग्री का एक वर्ग नहीं है? ठीक है, स्थायी चुंबक सामग्री का वर्ग नहीं है। तो स्थायी चुंबक किसका बनाते हैं हम? सिरेमिक का बनाते हैं, एल्निको का बनाते हैं, सिरेमिक कोबाल्ट का बनाते हैं। जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन होता है एक सेमीकंडक्टर होता है, और सेमीकंडक्टर का यूज हम परमानेंट मैग्नेट का बनाने के लिए यूज नहीं करते हैं। ठीक है, एक ये देखा यार क्वेश्चन, देखो एसी धारा इंस्टेंट वैल्यू दे रखी है 42.42 साइन 628 टी की आवृत्ति क्या है? इसमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है हमें। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं हम? साइन ओमेगा टी होता है, ठीक है, ओमेगा होता है, ये एक रेडियल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको हम। ठीक है, और ये होता है ओमेगा इक्वल टू 2πf। ठीक है, हमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी, हार्ट्स में निकालने ऑप्शन देख सकते हो आप, हार्ट्स में देख हैं, और ये ओमेगा में निकाल सकते हैं हम। एफ से ही निकालना पड़ेगा, ओमेगा में होती है, हार्ट्स से नहीं होती। ठीक है, और हार्ट्स में निकालने के लिए हम एफ निकालना पड़ेगा। तो एफ क्या हो जाएगा? ओमेगा बटे में 2π। ठीक है, और ओमेगा की वैल्यू कितनी देखी है? 628 होती है ना ये, साइन ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू 628 होती है। ठीक है, तो 628 बटे में 2 इंटू में पाई की वैल्यू होगी 3.14, तो 314 लिख के और 100 पॉइंट का नाम का ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 2 पे कट गया, 2 से 2, तो आपका ये 100 आ जाएगा उत्तर। 100 हर्ट्ज आपका फ्रीक्वेंसी उत्तर हो जाएगा, आंसर ए। ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड खालिस्तान में मापने की इकाई है। ठीक है, ये आंसर बी हो जाएगा आपका CGS। ठीक है, सी से सेंटीमीटर हो गया, जी से ग्राम हो गया, और एस से सेकंड हो गया। ठीक है, और FPS होता है, FPS की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी होती है फुट, पी से, एक सेकंड, ग्राम सेंटीमीटर, हाँ, एफ से फुट होगी, पी से पौंड होगी, एस से सेकंड होगी, और एम के एस की होती है मीटर किलोग्राम सेकंड। तो यहाँ पे उत्तर देख लेना कि इसके हिसाब से जो सेंटीमीटर दे रखे तो ये CGS आ जाएगा। ठीक है, सेकंड जो टाइम की होती है वो सभी की सेकंड होती है, और जो वेट की होगी या दूर की होगी ये अलग अलग होती है। 41 आ गया आपका। इकोसिस्टम शब्द सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो यहाँ पे सर ऑर्थर जी ट्रांसलेट का आंसर हो जाएगा, इनके द्वारा सबसे पहले इकोसिस्टम शब्द का यूज किया गया था। रेतीले क्षेत्रों में किस उपयुक्त अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे जो रोड अर्थिंग होती है, जो रेतीले क्षेत्रों में या पहाड़ी क्षेत्रों में हम रोड अर्थिंग का यूज करते हैं। ठीक है, जो प्लेट अर्थिंग होती है वो बड़े जो इलेक्ट्रिक जो प्लांट होते हैं उन पे यूज किया जाता है। ठीक है, और पाइप अर्थिंग हम घरों वगैरह के लिए जो नॉर्मल एरिया होते हैं उनमें यूज कर लेते हैं, लेकिन जो रेतीले या पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उनके लिए हम छड़ अर्थिंग, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा आपका। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया आपका। पाइथन में प्रत्येक शब्दकोश आइटम एक महत्वपूर्ण मूल्य जोड़ी है जिसे डैश द्वारा अलग किया जाता है, तो आंसर डी आपका हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये ऐसे 2 बिंदु करके लगा रखे हैं ऐसे। ठीक है, चालकता को खालिस्तान की इकाई में मापा जाता है, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को, एक सेकंड जी, ये हिंदी में थोड़ा सा इसमें चालकता चालक तो थोड़ा सा वो नहीं रहता है। जब आप एग्ज़ाम देते हो तो इंग्लिश में थोड़ा ध्यान रखा करो इस चीज़ का। ठीक है, और इसमें साफ साफ लिखा भी होता है एग्ज़ाम में कि अगर हिंदी और इंग्लिश में दोनों में कुछ डिस्प्यूट होता है तो इंग्लिश का मानने के प्रेफरेंस देंगे जो गवर्नमेंट होती है। तो इंग्लिश में भी याद कर लिया करो कुछ चीज़ें। कंडक्टेंस और टेक्निकल शब्द तो ज़्यादातर इंग्लिश में याद हो पाते हैं, हिंदी बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। कंडक्टेंस इज मेजर्ड इन द यूनिट, कंडक्टेंस को किस में मापते हैं? इसका आंसर सी हो जाएगा आपका 7 में। ठीक है, कंडक्टेंस किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? रेजिस्टेंस की। ठीक है, और रेजिस्टेंस को हम ओम से लिखते हैं, ओम से डिनोट करते हैं। ठीक है, 1/ओम।
रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस को ओम हो गया, और 1/ओम किसका हो गया, ये हो गया कंडक्टेंस का। ठीक है, कंडक्टेंस को जी लिखते हैं ना, जी इक्वल टू IR होता है, और 1/ओम हो गया। 1/ओम को ही हम या तो हम लिख देते हैं 1/ओम को ओम इनवर्स, ठीक है, ओम-1 या इनवर्स बोल देते हैं, या इसी को हम बोल देते हैं साइमन। ठीक है, साइमन या सीमन जो भी बोलो आप, ये। ठीक है, तो आपका यहाँ पे कंडक्टेंस की जो यूनिट हो जाएगी वो सीमेंस हो जाएगी। वायरिंग की टी प्रणाली किसके लिए सबसे उपयुक्त है, और ये बिल्डिंग होती है उसके लिए आपका जो टी प्रणाली होती है वो उपयुक्त होती है। आंसर आपका डी हो जाएगा यहाँ पे। ये कंप्यूटर का फिर पूछ लिया कि इंटरनेट के बीज खालिस्तान में बोए गए थे, तो यहाँ पे उत्तर आपका 1969 हो जाएगा। ये अमेरिका में सबसे पहले इंटरनेट वर्ड का यूज़ किया गया था 1969 में, तो तभी का ये आपसे पूछा जा रहा है कि इंटरनेट सबसे पहले इंटरनेट का यूज़ या मतलब वर्ड जो यूज़ किया गया था इंटरनेट कब किया गया था, 1969 में। 47 आ गया, अत्यधिक वोल्टेज को पृथ्वी पर डिस्चार्ज करने के लिए कंडक्टर और जमीन के बीच जुड़ा उपकरण है। ये मतलब ऐसा हो गया जो आसमान में बिजली होगी उसको डिस्चार्ज करने के लिए जमीन और कंडक्टर के बीच में क्या जुड़ा होता है, तो ये लाइटनिंग अरेस्टर होता है, जो भी हाई वोल्टेज होती है उसको जमीन में ग्राउंड में छोड़ देते हैं। ठीक है, या तड़ी चालक भी बोलते हैं इसको हिंदी में। 48 है, जिस छोर से तत्वों को जोड़े या हटाए जाते हैं उसे स्टैक का डेस्क कहा जाता है। ये कंप्यूटर का ही आ गया आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टॉप। उसको टॉप बोलते हैं जिस छोर से तत्वों को जोड़े या हटाए जाते हैं। ठीक है, उसे स्टैक का क्या बोलते हैं, टॉप बोलते हैं। आंसर सी हो जाएगा आंसर की के हिसाब से ये उत्तर। 49 था भाई, एक कारखाने में निम्नलिखित उपकरण चालू है। ठीक है, 2 हाउस पावर मोटर है जो प्रतिदिन 3 घंटे चल रही है। 100 वाट का लैंप प्रतिदिन 12 घंटे चल रहा है। 1000 वाट का एक हीटर है जो प्रतिदिन 3 घंटे चल रहे हैं। तो 30 दिनों में महीने की जो खपत है वो बतानी है आपको कितनी है। मोटा मोटा एस्टिमेट लगा लो, जो 2 हाउस पावर है। ठीक है, हाउस पावर, एक हाउस पावर में कितने वाट होते हैं, ये मतलब 335 भी होते हैं, 346 मान के चलते हैं। तो आप ये मान लो कि 300 ही मान लो आप। ठीक है, या 350 मान लो, जैसे 340 है ना, तो 350 मान लो इसको। ठीक है, 2 हाउस पावर की है तो गुणा में 2 हो जाएगा, 350 700। ठीक है, 3 घंटे चल रही है एक दिन में, तो एक दिन की खपत कितनी होगी इसकी, 7 या 21 वाट। ये होगी एक दिन की सिर्फ मोटर की। ठीक है, उसके बाद में प्लस 100 वाट का लैंप प्रतिदिन 12 घंटे चल रहे हैं, तो 12 एक दिन में कितना 12 घंटे चल रहे हैं, तो 12 इंटू में 100 वाट। 100 वाट का लैंप का मतलब ये होता है कि 100 वाट एक घंटे में यूज़ करता है वो। ठीक है, और प्रतिदिन 12 घंटे चल रहे हैं तो कितना हो गया, 1200 वाट हो गया यहाँ पे एक दिन की खपत होगी बल्ब के द्वारा। और 1000 वाट हीटर प्रतिदिन कितने घंटे, 3 घंटे, 3 घंटे चल रहे हैं। ठीक है, तो 1000 वाट का मतलब क्या होता है, ये एक घंटे में 1000 वाट की बिजली खपत करता है, तो 3 घंटे चला तो 3000 वाट ये हो गया। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 3000, 3 2 5, 5 और 1 6, 6300 हो गया। ठीक है, हम इसको लिख लेते हैं एक बार, 6300 वाट हो गया एक दिन का, और 30 दिन का निकालना है, मल्टीप्लाई में 30 कर दो आप यार। मल्टीप्लाई में 30 करोगे तो आप 10, और 63 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 3 18, 3 3 9, 189 आ जाएगा। यहाँ से आप लिख सकते हो 189। ठीक है, 189 ये हो गया 30 दिनों की बिजली खपत, और इसमें किलोवाट हावर्स में दे रखा है, जो 3 जीरो के नाम पे आप लगा सकते हो कि आप किलोवाट लिख सकते हो। ठीक है, तो ये 190 के करीब आ गया ना, तो ऐसे तो नहीं निकला, ये कुछ मिस्टेक रह गया आपका, एक बार दोबारा देखते हैं हम। 2 हाउस पावर की, एक हाउस पावर में हो गया 740, 2 हाउस पावर में हो गया 50, यार यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी। ठीक है, एक हाउस पावर में 740 होते हैं ना, हमने 750 मान लिया।
ठीक है। तो 2 हाउस पावर में कितना हो गया, 1500 हो गया ना यार, ठीक है 1500 हो गया। और 3 घंटे चल रहा है, 15 से 45, ये 4500 वाट हो गया भाई, जो एक दिन के मोटर द्वारा खपत हो गई। और इसके द्वारा बल्ब के द्वारा 1200 थी, है ना। और जो आपका हीटर के द्वारा थी, हीटर के द्वारा कितनी थी, 3000 थी, ठीक है। तो अब जोड़ेंगे इसको, 4 3 7 1 8, 8700 हो गई है, ठीक है, जो एक दिन की खपत हो गई। और 30 दिन की हम इसे 3 से गुना कर देंगे, 0 7 या 21, 2 8 24 25 26, यह हो गया 261। और 3 जीरो के नाम पे किलो वाट आवर लगा देते हैं हम, ठीक है। 3 जीरो के नाम पे किलो लगा दिया, तो 261 मतलब 260 के करीब आ गया। तो आपका उत्तर डी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। नेक्स्ट है, फ्यूज हमेशा सर्किट से खालिस्तान में जुड़ा होता है। अब मैंने बताया था स्विच और फ्यूज कहाँ लगे होते हैं, ये एक तो फेस में लगे होते हैं, ठीक है। और दूसरा ये सीरीज में लगे होते हैं, ठीक है। फ्यूज क्या कहाँ लगा होता है, सीरीज। सीरीज का मतलब क्या है, जैसे कि एक वायर ये होगी, एक वायर ये होगी, ये फेस की होगी, ठीक है। और दूसरी मान लो कि ये हो गया ब्लैक न्यूट्रल, ठीक है। तो जो आपका फ्यूज होता है ना, फ्यूज यहाँ से जैसे ये बीच में तार यहाँ हटा के और यहाँ पे एक फ्यूज लगा दिया जाता है, ये हो गया फ्यूज, ठीक है। जैसे ही आगे लोड बढ़ेगा तो ये फ्यूज पिघल के सर्किट को ओपन कर देगा। तो ये सीरीज में हो गया, ठीक है। पैरेलल में कैसे होता है, पैरेलल में ऐसे होता है कि आप फ्यूज यहाँ पे लगा रहे हो दोनों वायरों के बीच में, और एक वायर को जो फेस वायर होती है उसके बीच में लगाते हैं, तो इसको हम सीरीज बोल देते हैं, ठीक है। तो फ्यूज कहाँ लगाता हम, सीरीज में लगाते हैं। 51 है, एक प्रकार की सुरक्षा जो इसके चरण कोण का संज्ञान लिए बिना केवल धारा के परिमाण पर निर्भर करती है, कहलाती है। ये नॉन डायरेक्शनल और करंट प्रोटेक्शन, उत्तर भी आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और नेक्स्ट है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको क्या बताना है, कौन सी संख्या आएगी यहाँ पे, बताना क्वेश्चन के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। 9 और 13 का डिस्टेंस देख लेते हैं एक बार। 4 का डिस्टेंस हो गया, 13 और 22 के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया, 9 का डिस्टेंस हो गया, ठीक है। ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर ले लेते हैं आगे, चौकी चौकी 16, और 22 में 16 जोड़ देते हैं, 4 2 8, 2 1 3, यहाँ पे 38 आपका उत्तर हो जाएगा, आंसर सी, ठीक है। आंसर की के हिसाब से भी आप उत्तर सी है, 38। एमीटर में शंट प्रतिरोध आमतौर पर होता है, एम्पीयर मीटर में होता है ना जो शंट प्रतिरोध होता है, वो मीटर प्रतिरोध से कम होता है, ठीक है। ये आपको अगर मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि ये मीटर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक शंट में, शंट बोलते थे पैरेलल को, ठीक है। शंट में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं ऐसे, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे कि ये 5 एम्पीयर का वोल्टेज को माप रहा है, ठीक है। इसका कुछ रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं मीटर का रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। तो हम इसको बहुत ही कम वैल्यू का, मीटर से भी कम वैल्यू का रेजिस्टेंस वहाँ पे लगा देते हैं हम, ताकि जो 5 एम्पीयर तो यहाँ से जाएगी मीटर से, और एक्स्ट्रा करंट जैसे कि जितनी, जैसे 1 सेकंड में 5 एम्पीयर यहाँ से जा रही है, तो यहाँ से अगर ये कम होगा, रेजिस्टेंस कम मान का होगा, तो यहाँ पे मान लिया कि 10 एम्पीयर जा रही है, ठीक है। और ज़्यादा करंट को मापने के लिए हम शंट में वो रेजिस्टेंस लगाते हैं, और ज़्यादा करंट गुजारने के लिए जो ये रेजिस्टेंस होगा इस रेजिस्टेंस से कम होना चाहिए जो मीटर का रेजिस्टेंस है, ठीक है, ताकि हम ज़्यादा करंट को माप सकें। तो यही चीज़ इसमें दे रखे हैं कि एमीटर में जो शंट रेजिस्टेंस होता है आमतौर पर क्या होता है, मीटर के प्रतिरोध से कम होता है। आंसर डी हो, सी हो जाएगा आपके यहाँ पे। नेक्स्ट है 54, किसी प्रतिरोधक में वोल्टेज ड्रॉप की ध्रुवीयता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ये ऐसे ही है यार कि मतलब प्रतिरोध में जैसे ये रेजिस्टेंस हो गया,
ठीक है, और यहाँ से करंट जा रही है आपकी, ये करंट जा रही है, ठीक है। जिस साइड से करंट जाएगी ना, जिस साइड से प्रतिरोध में करंट गुजरेगी वो पॉजिटिव होता है, और जिससे निकलेगी वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यही बता रखे कि प्रतिरोध में विद्युत धारा की दिशा पे डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस की ध्रुवीयता पॉजिटिव है नेगेटिव है। आंसर बी हो जाएगा आपका यहाँ पे। एक कंप्यूटर का आ गया आपका कि पाइथन में डैश का उपयोग दिए गए स्टेप वैल्यू के अंतर के साथ स्टार्ट वैल्यू से स्टॉप वैल्यू तक पूर्णांकों के अनुक्रम वाली सूची बनाने के लिए किया जाता है। तो आपका आंसर यहाँ पे रेंज डैश डैश ये हो जाएगा ब्रैकेट, ठीक है। आंसर ए उत्तर हो जाएगा आपका। 56 है ये, विद्युत 5 को 100 पाई टी प्लस 100 ए द्वारा जो इम्पिडेंस 4-j3 ओम को दी गई औसत शक्ति है। तो आपका यहाँ पे उत्तर 50 वाट है, ठीक है, 50 वाट हो जाएगा। आंसर के अनुसार ए उत्तर हो जाएगा। ये साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक इक्वेशन दे रखी है, यह इक्वेशन डैश इक्वेशन है, तो इक्वेशन बतानी है आपको कौन सी है। तो जो आंसर की के अनुसार आपका उत्तर यहाँ पे ए दे रखा है, ठीक है। आंसर की के अनुसार यहाँ पे दे रखा है, आप ये मत देखना कि ये निशान कौन से है, ये निशान आंसर की वाले नहीं है, ठीक है। तो आपका उत्तर जो 57 है उसका आंसर ए हो जाएगा, फिटिंग, ठीक है। ये फिटिंग की डेफिनेशन है। 58 है, दो पहिया वाहन चलाते समय किस सुरक्षा उपकरण का उपयोग करना चाहिए। तो हेलमेट का होना चाहिए, एयर बैग और सीट बेल्ट ये गाड़ी में यूज़ करते हैं, लेकिन दो पहिया में हेलमेट का यूज़ होना चाहिए। आंसर सी। विद्युत परिपथ में को बनाने या तोड़ने के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। तो इस जो विद्युत परिपथ है उसको बनाने और तोड़ने का उपयोग स्विच के द्वारा किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। स्विच जैसे ही स्विच ऑन कर दिया तो विद्युत परिपथ बन गया, ठीक है। और जैसे ही हम स्विच को ऑफ कर देते हैं तो सर्किट टूट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इन चारों में से स्विच अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा। और आंसर की अनुसार भी हम देखें तो स्विच आएगा यहाँ पे। आगे ये पूछ रखा है कि ये हरियाणा जी के, हरियाणा का यह यंत्र पीतल से बने दो जांच वाले कप की आकृति का होता है। तो आंसर सी है यहाँ पे, मंजीरा होता है इसको, ठीक है। ऐसे होता है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। इसके बीच में एक डोर सी लगी होती है बीच में ऐसे, ठीक है। इसको बजाते हैं, मतलब ऐसे ऐसे करके बजाते हैं। कोई सत्संग वगैरह में हरियाणा में तो देखा ही होगा बच्चों ने। इसको मंजीरा बोलते हैं। 61 है, चेतावनी ट्रैफिक चिन्हों का आकार क्या कहलाता है। जो वार्निंग साइन होते हैं उसको आकार होता है, क्या होता है, वो त्रिकोणीय होता है। जैसे कि हम कोई भी जो खरपतवार वाली वो होती है, बोतल होती है, कोई ट्रांसफार्मर वगैरह लगा होता है, तो वहाँ पे ऐसा होता है, ये साइन होता है डेंजर का, ठीक है। ये चेतावनी या वार्निंग का होता है कि अगर यहाँ पे आप इसके नीचे रहोगे तो आपकी जान का खतरा है, करंट है या विषैली गैसेज है। तो उन चीज़ों से वार्निंग करने के लिए एक ट्रायंगुलर शेप होती है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा यहाँ पे। लेड एसिड सेल की एम्पियर हावर कैपेसिटी सामान्यतः एफिशिएंसी, ठीक है, सामान्यतः किसके बीच में होते हैं, ये 90 से 95% के बीच में होती है। और अगर आइडियल पूछ ले तो 100% होती है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल होती है, ठीक है। आइडियल और प्रैक्टिकल क्या होता है, आइडियल का मतलब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ भी ना हो, लेकिन प्रैक्टिकल केस में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता, ठीक है। इसलिए आपका क्वेश्चन के हिसाब से आंसर डी हो जाएगा, 90 to 95%। डायोड में धारा का प्रवाह होता है। डायोड में जो धारा होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है, ठीक है। जैसे कि ये आपका डायोड हो गया और ये करंट होगी, आप इस प्लाई दें ये, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, सिर्फ करंट ऐसे ही जाएगी, ठीक है। ये एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया। एनोड से ही धारा इसमें जो आपका डायोड होता है उससे प्रवेश करेगी और कैथोड से बाहर निकलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि इसको हम अपोजिट लगा दें। जैसे कि मान लें कि कोई ये भी सोचेगा कि हम अगर ऐसा कर देते हैं डायोड में
कि ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव। अगर इस इधर से धारा देंगे तो क्या होगा, तो ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा डायोड, ठीक है, धारा प्रवाहित ही नहीं होगी। तो इसमें यही पूछ रहा है डायोड में धारा प्रवाह कैसे होता है, ये यूनिडायरेक्शनल होता है। 64 का जो टेन इनवर्स एक्स बाई वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई का सरलीकृत रूप, ये मैथ का क्वेश्चन है और आंसर के हिसाब से यहाँ पे आंसर ए उत्तर है, यहाँ पे पाई बाई 4 दे रखे हैं, ठीक है, आप इसको सोल्व कर लेना। ऊर्जा मीटर डैश उपकरण है, ये जो एनर्जी मीटर होता है ये इंटीग्रेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। इंटीग्रेटिंग का मतलब क्या होता है, ये जो पीछे की वो होता है ना रीडिंग होती है, उनको सबको ऐड करके और दिखाता है। जैसे कि हम पिछले महीने कितनी रीडिंग थी, जैसे कि 100 रीडिंग थी, ठीक है, और इस महीने अगले महीने 5 और जुड़ गई तो वहाँ पे 105 दिखा देगा, पीछे वाले भी ऐड करके दिखाता है। उसी मीटर को बोलते हैं हम इंटीग्रेटिंग रीडिंग, ठीक है। रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं बोलेंगे हम, मान लिया कि हमें देखना है कि पिछले महीने कितनी थी 100, और उस पर पीछे जाके हम देख रहे हैं कि 100 लिखा हुआ है, ऐसा नहीं करेगा, तो रिकॉर्डिंग तो होगा नहीं, इंटीग्रेटिंग होगा कि ऐड करके ही दिखाएगा, ठीक है, रिकॉर्ड नहीं करेगा किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो आपका यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि तो आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग टाइप होता है, जो एनर्जी मीटर होता है घरों में लगा होता है, जो मीटर रीडिंग बताता है। अज्ञात आवृत्ति डैश का उपयोग करके मापा जाता है, तो यहाँ पे जो वेन ब्रिज होता है उसके द्वारा हम अननोन फ्रीक्वेंसी मापते हैं। जो मैक्सवेल होता है इसके द्वारा हम इंडक्टेंस मापते हैं, ठीक है, मीडियम इंडक्टेंस का मापते हैं। एंडरसन के द्वारा हम मापते हैं लो इंडक्टेंस को, ठीक है। डिसोटी के द्वारा हम फेज डिफरेंस वगैरह को माप लेते हैं, ठीक है। 67 है, वह डेटा जिसमें कोई अच्छी तरह से परिभाषित संरचना नहीं है, लेकिन डेटा तत्वों को अलग करने के लिए आंतरिक टैग या चिन्हों को बनाए रखता है, जिसे डैश कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा बी, अर्ध संचरित डाटा, ठीक है। नेक्स्ट है डीसी जनरेटर में मुख्य पोल के नीचे फ्लक्स के वितरण में आर्मेचर करंट द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र के प्रवाह को क्या कहते हैं, इसको हम आर्मेचर रिएक्शन बोलते हैं, आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए हम जो कुछ पोल एक्स्ट्रा पोल बनाते हैं, जिससे कि आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है कि उसके जो वो होता है अंदर रोटर होता है, तो रोटर की जो कोर होती है उसमें भी धारा प्रवाहित होती है और मोटर को जो रोटर है उसको घूमने में अवरोध उत्पन्न करता है। उसी अवरोध को हम बोलते हैं मतलब आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है। आर्मेचर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसके कारण जो उसमें अवरोध होता है घूमने में या मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह में, ठीक है। तो आपको ये पता ही चल गया होगा कि फ्लक्स के भीतर में आर्मेचर करंट द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र के प्रवाह क्या बोलते हैं, आर्मेचर करंट बोलते हैं, आर्मेचर प्रतिक्रिया, आंसर बी। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा। ये सभी को पता होगा कि 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान और हुआ था मोहम्मद गौरी के बीच में, ठीक है। और दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में हुआ था, ये भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत गया था भाई, ठीक है, और पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी हार गया था। 17 है, धातु के दो टुकड़ों को किनारे से किनारे तक जोड़कर बना जोड़ है, इसे हम बट जोड़ बोलते हैं, आंसर ए हो जाएगा आपका। एसी ईएमएफ उत्पन्न करने वाले मशीन को क्या कहते हैं, जो एसी ईएमएफ उत्पन्न करता है वो अल्टरनेटर होता है, ठीक है, या एसी जनरेटर भी बोल देते हैं हम इसको, या अल्टरनेटर भी बोल देते हैं। विकिरण एक खालिस्तान का खतरा है, ये एक फिजिकल डेंजर होता है हाल, ठीक है, फिजिकली या भौतिक खतरा होता है, आंसर आपका सी हो जाएगा यहाँ पे। द्रव्यमान और गति के माप में प्रतिशत त्रुटि क्रमशः 2% या 3% है। द्रव्यमान और गति को मापने के द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा का अनुमान में अधिक त्रुटि कितनी होगी, ठीक है। तो ये आपको द्रव्यमान दे रखे हैं और गति दे रखी है, ठीक है। त्रुटि बतानी है आपको, तो ये होता है कि mv² होता है, ठीक है, E = mv²। तो यहाँ पे m दे रखा है 2%,
2t और वी स्क्वायर मतलब वी स्क्वायर करेंगे तो 3 और 3 6% इसमें हो जाएगा। 6 2 8 8% इसमें ए उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा यातायात चिन्ह नहीं है? तो आपका यहाँ पे जो गतिविधि के चिन्ह है ये आपका यातायात का चिन्ह है। सावधान करने वाले चिन्ह भी होते हैं। ठीक है, कि आगे तीव्र मोड़ है, ये सावधानी वाला हो गया। अनिवार्य भी होते हैं, जैसे कि एक सिंगल वे लाइन है और आपको ये एक साइड से आपको रेड लाइन दिखा दिया जाता है और आपको बताया जाता है कि सिर्फ आपको राइट ही मुड़ना है या सिर्फ आपको लेफ्ट ही मुड़ना है। ठीक है, या आपको रुक जाना है। ठीक है, ये अनिवार्य चिन्ह हो जाते हैं। और सूचना चिन्ह हो जाते हैं कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है। ठीक है, जैसे कि कोई पेट्रोल पंप का हो गया, आगे पेट्रोल पंप है। ठीक है, आगे स्कूल है, ये एक इंफॉर्मेशन साइंस है। ठीक है, लेकिन गतिविधि वाले या मोमेंटम साइंस नहीं होती यातायात में। 75 है, एक ट्रांसमिशन लाइन को आदर्श लाइन कहा जाता है। तो उत्तर सी हो जाएगा यहाँ पे, R=0, J=0। ये जे लेवल का क्वेश्चन है भाई, मेरे को भी नहीं समझ में आया कैसे आया। ठीक है, ऐसे दे रखा है, ये रेजिस्टेंस भी 0 होगा, ये कंडक्टेंस भी 0 होगा। ये आइडियल केस के लिए माना गया है, लेकिन प्रैक्टिकल ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि R= होता है A/G। या तो G 0 हो गया तो R इन्फिनिटी हो जाएगा, R 0 होगा तो इस पे भी कंडक्टेंस होगा, जो वो हो जाएगा, वो इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आइडियल केस में होता होगा। ये आंसर सी दे रखा है यहाँ पे, आंसर के हिसाब से देख लेना आप। 76 है, 4 पॉइंट स्टार्टर में 9 वोल्ट रिलीज कोयल किसे जुड़ा होता है? तो आंसर सी हो जाएगा, एक सुरक्षात्मक प्रतिरोध के माध्यम से आपूर्ति लाइन के पार जुड़ा होता है। ठीक है, यह डायनामोमीटर वाट मीटर में स्थिर कुंडली कौन सी होती है? देखो, ये डायनामोमीटर मैंने बताया था ना, ये वाट मीटर के एज ए वाट मीटर यूज किया जाता है। ठीक है, तो जो परमानेंट कोयल होती है, ठीक है, फिक्स्ड कोयल होती है, वो जो करंट कोयल होती है उससे जुड़ी होती है। ठीक है, यहाँ पे 2 कोयल होती है, करंट कोयल होती है, एक करंट कोयल ऐसे होती है और एक होती है यहाँ पे वोल्टेज कोयल। ठीक है, ये वोल्टेज कोयल यहाँ पे जुड़ी, मतलब RYB। ठीक है, वोल्टेज कोयल वाई से जुड़ गया। क्या ये परमानेंट होता है? ये वेरिएबल होता है। जो वेरिएबल कुंडली पूछ लेता आपसे तो वोल्टेज कुंडली हो जाता है। यहाँ पे स्थिर कुंडली पूछ रखा है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा विद्युत कुंडली या करंट कोयल बोल देते हैं, आंसर सी हो जाएगा। उड़न कुटुम किसके शासनकाल में राजा का अतरंग समूह होता था? यहाँ पे चोल शासक हो जाता है, आंसर ए। वह उपकरण जो ऑप्टिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो यहाँ पे ठीक है डिवाइस पूछा गया है तो आपका आंसर सौर सेल हो जाएगा। ठीक है, जो आपका जो प्रकाश ऊर्जा है, ऑप्टिकल ऊर्जा, उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, एक टी है, डीसी मशीन के पी पोल लैप वाइंडिंग आर्मेचर के लिए समांतर पथों की संख्या किसके बराबर होती है? ठीक है, यहाँ लैप वाइंडिंग पूछ रखे हैं। ठीक है, ऐसे याद कर लेना, इसमें लैप में पी आता है ना, तो लैप वाइंडिंग में जो समांतर पथ होते हैं इसको ए से डिनोट करते हैं, तो ये होता है लैप पी। ठीक है, A=P होता है। और एक वेव वाइंडिंग होती है, वेव में होता है A=2। ठीक है, यहाँ पे जो समांतर पथ होगी वेव वाइंडिंग में =2 होता है, और जो लैप वाइंडिंग होते हैं जितने पोल हो गए ना उतने ही समांतर पथ हो गए। ये आपका आंसर पी हो जाएगा यहाँ पे, बी। हिस्टोरिसिस हानि एक प्रकार का है। हिस्टोरिसिस हानि क्या है? लोहे की हानि होती है, इसको कोर लॉस बोलते हैं। ठीक है, नहीं आयरन लॉस बोलते हैं इसको। ठीक है, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथन है, 2 निष्कर्ष दिए गए, 2 निष्कर्षों पर निष्कर्ष निर्णय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष तर्कपूर्ण ढंग से अनुसरण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर बी हो जाएगा। तो आपको अगर बता दिया जाए कि ई बड़ा है एन से, ये दे रखा है। ठीक है, एन से बड़ा बता रखा है ई, ये देखना हमें कि ये बड़ा है कि नहीं। ई दोनों में सिमिलर कौन सा है? दोनों में सिमिलर आर निकाल लो। ठीक है, एन आर से बड़ा है, एन है जो आर से बड़ा है, और आर है वो ई से बड़ा है। ठीक है, जैसे कि टी से बड़ा तो ई से भी बड़ा हो गया। ठीक है, आर है जो टी से बड़ा है
आर ई से तो बड़ा है, ठीक है, तो ई छोटा हो गया ना आर से। अगर आर से छोटा है ई तो एन से भी छोटा होगा, क्योंकि एन से आर छोटा है, ठीक है। लेकिन यहाँ एन से बड़ा दे रखा है तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि बी बड़ा है टी से, टी से बड़ा बताया है बी। वही देखेंगे आर और टी का रिलेशन देखेंगे हम कि आर बड़ा है टी से, ठीक है, आर बड़ा है ना टी से, आर बड़ा है और बी छोटा है आर से, इनका कोई रिलेशन निकल रहा है तो ये कुछ कह नहीं सकते, तो ये भी गलत हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर भी हो जाएगा, ना तो ये आंसर करते हैं ना भी। नेक्स्ट 83, डैश आयनित वायु डैश आयनित वायु और वाष्पयुक्त कंडक्टर सामग्री के संयोजन के मध्य से बिजली का निर्वहन होता है। तो ये पावर आर्क बोलते हैं इसको, पावर आर्क का आयनित वायु और कंडक्टर सामग्री के संयोजन के माध्यम से बिजली का निर्वहन होता है। मतलब कि कंडक्टर के ओपन हो जाता है, जैसे कि कोई वो होता है कनेक्टर, ठीक है, जो सर्किट ब्रेकर से ही समझेंगे हम इसको भी। सर्किट ब्रेकर ओपन उत्तर क्लोज होता है, तो उसके बाद भी हम जो होता है वो आर्क उत्पन्न होती है ना, आर्क आयनित वायु कंडक्टर सामग्री के संयोजन के मध्य से बिजली का निर्वहन, पावर आर्क के माध्यम से ही हम बिजली का निर्वहन होता है, मतलब ये चीज़ बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे उत्तर ये हो जाएगा। 84 है, डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में लाइन करंट और फेज करंट के बीच संबंध क्या है। जो डेल्टा में होता है ना, डेल्टा में होता है वोल्टेज होती है बराबर, ठीक है, जो वी जो लाइन वोल्टेज होती है ना वो फेस वोल्टेज के बराबर होती है, और जो करंट होता है, जो लाइन का करंट होता है वो फेस करंट के मल्टीप्लाई में √3 होता है, तो उत्तर यहाँ पे बी हो जाएगा। जबकि जो स्टार होता है, स्टार में आई एल और आई पी एल ये बराबर होते हैं, और वोल्टेज का रिलेशन उल्टा होता है, ठीक है। जो फेस वोल्टेज हो गई वो इक्वल होता है लाइन वोल्टेज अपॉन √3, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डेटा पूछ रखा तो आपका बी उत्तर हो जाएगा। कंप्यूटर का देखिए, पाइथन में डैश को उठाया जाता है जब किसी ऑपरेटर को गलत डेटा प्रकार के मान के साथ आपूर्ति की जाती है। तो आंसर की के हिसाब से यहाँ पे टाइप एरर होगा, आंसर सी हो जाएगा। 86 है, वितरण बोर्ड को डैश के नाम से भी जाना जाता है। वितरण डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, उसको हम पैनल बोर्ड भी बोलते हैं, विद्युत पैनल भी बोलते हैं, ब्रेकर पैनल भी बोलते हैं। तो आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। एक घटना ए को के होने की प्रायिकता 0.5 है और बी के होने की ये है। ए बी परस्पर अनन्य घटनाएं और बी न होने की प्रायिकता, ये 10वीं में मेरे ख्याल से 16th जो 10th क्लास है उसमें 15th या 16th चैप्टर था। अभी थोड़ा थोड़ा ये मतलब 1 नंबर मेरा बढ़ाया इसने, ठीक है। तो यहाँ पे न होने की प्रायिकता पूछ रखे हैं। होने की कितनी है ए और बी की, 0.5 प्लस कर देते हैं 0.3, ठीक है, इनका हो गया 0.8, ठीक है। और टोटल प्रायिकता होती है 1, और नए होने की पूछ रखे हैं। 1 में से अगर हम होने की घटा देंगे तो नए होने की आ जाएगा 1 - 0.8, तो इक्वल हो जाएगा 0.2। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका 0.2, आंसर बी। साइन तरंग का औसत मान पीक मान का खालिस्तान गुना होता है, ठीक है। पीक मान पूछ रखा है यहाँ पे, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन वेव इज, जो पीक वैल्यू की एवरेज वैल्यू पूछ रखी है यार, पीक वैल्यू की कितनी होती है, जो आई एम होती है मैक्सिमम वैल्यू होती है उसके 0.637 होती है, ठीक है। या हम इसको बोल देते हैं 2 IM/।
भाई शायद ऐसा होता है कुछ। ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल देते तो मतलब 0.637 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 5S प्रणाली का प्रयोग डैश में किया जाता है, यहाँ आंसर बी हो जाएगा आपका। जो हाउस कीपिंग प्रैक्टिस होती है उसमें 5S का प्रयोग किया जाता है। हाउस कीपिंग का मतलब ये होता है जो साफ़ सफाई वाले होते हैं ना, उस साफ़ सफाई वाले को हम हाउस कीपिंग बोलते हैं। ठीक है, और उसी प्रैक्टिस में हम 5S का यूज़ करते हैं। 5S मतलब ऐसे हो गया कि ये 5S लिखा होता है। ठीक है, सॉर्ट इन ऑर्डर, सस्टेन, ठीक है, साइन, स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब कुछ ऐसा है। और एक और हो जाता है, ये 5 ऐसों से मिलकर हम 5S बोल देते हैं। ये हाउस कीपिंग में प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है, 19th है, बिग डेटा को 5 विशेषताओं में से डैश उस दर को दर्शाता है जिस पर विचाराधीन डेटा सृजित और संग्रहित किया जाता है। तो यहाँ पे 19th का आंसर ए दे रखा है, वेलोसिटी इसका उत्तर। ठीक है, देख लेना आप। 91, ट्रांसफार्मर कोर का ऊपरी और निचला क्षैतिज भाग, उसको क्या बोलते हैं? इसको योग बोलते हैं। जैसे इसमें आपको बता देता हूँ मैं, जैसे ट्रांसफार्मर कोर होगी, एक सेकेंड, ये ये कोर होगी। ठीक है, और ऐसे यहाँ पे कोइन लिपटी होती है। ठीक है, तो जो ये वाले भाग है जो कि वर्टिकल है 3, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लिम्ब। और जो ये वाला भाग है जो हॉरिजॉन्टल है, ये ऐसे ऐसे वाला भाग है, इसको बोलते हैं हम योक। ठीक है, यही पूछ रहे हैं, जो ट्रांसफार्मर की कोर होता है उसका जो ऊपरी और निचला, ठीक है, हॉरिजॉन्टल है या क्षैतिज भाग है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसको हम योग बोलते हैं। आंसर सी हो जाएगा आपका यहाँ पे। 92 है, डैश स्विचिंग डिवाइस सामान्य और अधिभार स्थितियों के तहत विद्युत धारा को बनाने, ले जाने और तोड़ने में सक्षम है। तो यहाँ पे कॉन्टैक्टर हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, जो कॉन्टैक्टर क्या होता है, कॉन्टैक्टर क्लोज होएगा तो विद्युत को ले जाएगा, दूर हो जाएंगे दोनों जो सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्टर होते हैं तो तोड़ देगा। ठीक है, और वापस से बना देगा। ठीक है, वापस से मिल जाएगा तो वापस से सर्किट को बना देगा। तो ये कॉन्टैक्टर इसका आंसर हो जाएगा। 93 है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजाएं 4 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है। यदि इसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल के बढ़ने की दर है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर बी हो जाएगा आपका 28√3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी, नेक्स्ट है विद्युत धारा की मात्रा आई। ठीक है, करंट को आई से डिनोट करके, रेजिस्टेंस आर है, विद्युत धारा प्रवाह टाइम दे रखा है, विद्युत धारा की उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करने का सूत्र है। यार एनर्जी का पूछ रखा है, उसमें एनर्जी तो होती है, एनर्जी का सूत्र पूछ रखा है, आई दे रखी है, आर दे रखी है, टी दे रखी है, आई स्क्वायर आर इंटू टी। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे आपका। नेक्स्ट है, एक वायरिंग का लेआउट बिल्डिंग की दीवार के प्लास्टर के नीचे किया गया है। ठीक है, प्लास्टर के नीचे किया गया तो उसे हम कंसील्ड वायरिंग बोलते हैं। और कंड्यूट वायरिंग किसे बोलते हैं? कंड्यूट वायरिंग बोलते हैं जैसे कि ये पाइप हो गई। ठीक है, इस पाइप वाली वायरिंग को बोलते हैं हम कंड्यूट वायरिंग। ठीक है, और इसी पाइप को अगर हम दीवार के अंदर डाल देते हैं उसे हम कंड्यूट कंसील्ड बोल देते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ ये बोलते हैं कि दीवार के अंदर दबाई गई जो वायरिंग है उसे हम क्या बोलते हैं? कंसील्ड बोल देते हैं, जो सील्ड हो जाती है। ठीक है, और कंड्यूट किसे बोलते हैं? जो गोल पाइप होती है उसे हम कंड्यूट वायरिंग बोल देते हैं। ठीक है, कैसिंग कैपिंग आपको पता ही है कि जो हम घरों में जो फट्टी बोलते हैं ना, जिसको इलेक्ट्रिक फट्टी होती है, इसमें वायर होती है ऐसे, एक ऊपर कैप होती है। ठीक है, एक नीचे होती है बड़ी, इसमें वायर लगा के ऊपर कैप ढक देते हैं तो उसे हम कैसिंग कैपिंग वायरिंग बोलते हैं। ठीक है, और जो क्लिट वायरिंग होती है ये एक मतलब अस्थायी रूप से यूज होने वाली क्लिट वायरिंग होती है जो शादी ब्याह या किसी मेले वगैरह में की जाती है। 96 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ एक अच्छा अर्धचालक? अर्धचालक पूछ रखा है, जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है ये अच्छा अर्धचालक होते हैं। आंसर डी हो जाएगा आपका उत्तर। ठीक है, और ये 14th ग्रुप जो आवर्त सारणी होते हैं उसके 14th ग्रुप में होते हैं।
97th है, अंग्रेजों के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह का आयोजन किस लिए किया गया था? तो ये किसानों को नील की खेती के लिए मजबूर किया गया था जब, तो गांधी जी ने यह चंपारण जगह, जो बिहार में एक चंपारण जगह, उसमें जाकर उनका साथ दिया था और अंग्रेजों के खिलाफ में ये सत्याग्रह किया था, ताकि जो किसानों को ये बोला गया था कि नील की खेती करनी है, उससे मजबूर ना कर सकें। ठीक है, तो गांधी जी का ये आंदोलन था। और जो ये मिल श्रमिकों का वेतन है, ये खेड़ा सत्याग्रह किया था इनके लिए। 98 एक ट्रांसफार्मर अधिकतम दक्षता पर तब कार्य करते हैं, कब कार्य करते हैं? जब कॉपर लॉस और आयरन लॉस इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा आपका। 99 है, डैश को सभी दिशाओं में एक कैंडल शक्ति की तीव्रता वाले स्रोत द्वारा एक इकाई ठोस कोण द्वारा दर्शाए गए स्थान में दिए गए ल्यूमिनस फ्लक्स की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो उसे क्या बोल देते हैं? ल्यूमन बोल देते हैं। ठीक है, तो ल्यूमन किसकी इकाई है? ल्यूमन फ्लक्स की। ठीक है, ल्यूमन फ्लक्स की इकाई होती है ल्यूमन, और ल्यूमन इंटेंसिटी की होती है कैंडल। ठीक है, तो यहाँ पे ल्यूमन फ्लक्स की मात्रा के रूप में परिभाषित बोल रखी है। ल्यूमन फ्लक्स की मात्रा के रूप में किसे परिभाषित करते हैं? ल्यूमन फ्लक्स की इकाई क्या होती है? ल्यूमन होती है। आंसर सी। 100 है, धारिता का अनुपात है। ठीक है, जो कैपेसिटेंस है उसे क्या कैसे बोलते हैं? ये होता है Q इक्वल टू CV। ठीक है, तो कैपेसिटेंस की अनुपात पूछ सके, सी इस साइड रह जाएगा, वी उधर चला जाएगा, Q/V। ठीक है, तो अनुपात जो सी हो गया, ये किसका अनुपात हो गया? Q/V का। ठीक है, चार्ज टू वोल्टेज, चार्ज, ये हो गया चार्ज टू वोल्टेज। आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी। तो ये आंसर की है जो ऊपर क्वेश्चन पेपर करवाया आपको, इसी आंसर की के हिसाब से करवाया आपको, और कुछ चीज़ें जो मेरे को लगा ये समझा देनी चाहिए आपको बता भी दी है। ठीक है, आपका जो भी, अगर आपने यही आंसर किया है, एग्ज़ाम दिया, तो आप अपना क्वेश्चन पेपर मिला सकते हो। और अगर आप किसी नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करोगे, या मतलब नेक्स्ट प्रिपरेशन के लिए ये वीडियो बाद में देख रहे हो, तो आप इस आंसर की के हिसाब से ये क्वेश्चन पेपर करवाया गया, आपको बेनिफिट होगा। ये क्वेश्चन पेपर में आगामी पेपरों में ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये 31 दिसंबर 2023 को पेपर हुआ था हरियाणा ALM SA का। ठीक है, और 10 जनवरी 2024 की इसके आंसर की आ गई है। ठीक है, तो मैंने अपनी तरफ से अच्छे से कोशिश की है कि आपको समझा भी दिया जाए, यार आपको आंसर की के हिसाब से आंसर बता दिया जाए, जो कि एक्यूरेट है। क्योंकि आंसर की से पहले जो क्वेश्चन सोल्व करवाए जाते हैं वो एक्यूरेट नहीं होते, वो अपने हिसाब से होते हैं, कई बार आंसर मिसमैच हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने ये कोशिश की है, ताकि जो भी बच्चा इसको देख रहे हैं, जो भी भाई देख रहे हैं, तो उसको एक 100% एक्यूरेसी के साथ आंसर मिले, और आगामी जो भी एग्ज़ाम्स है उसमें भी हेल्पफुल हो। और अगर आप इसी एग्ज़ाम्स के लिए इसको देख रहे हैं, तो आप अपने क्वेश्चन आंसर्स मैच कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आपको दोबारा बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई। और या अगर आप रिक्वेस्ट नहीं मानो, तो अगर आपको वीडियो को नोटिफिकेशन लेने हैं, तो आप इस हिसाब से भी, आप अपने बेनिफिट के लिए भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे ही पढ़ते रहो, बने रहो हमारे साथ में, और अच्छे अच्छे कंटेंट, अच्छे अच्छे टीचरों के कांटेक्ट में रहो, ताकि आपका फ्यूचर अच्छा हो। बेस्ट ऑफ लक अगेन, एंड थैंक यू।